वेलकम टू एग्ज़ाम रिविजन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू सीरीज़। तो जो ये पीवाईक्यू सीरीज़ होती है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होती है, चाहे वो आपका हिंदी साहित्य हो या फिर हिंदी ग्रामर हो। तो इन दोनों की सीरीज़ आपके समक्ष लाता रहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप इसे देखा करें। जो तथ्य आपको नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे भी आपने अवश्य नोट करना है। आज का जो लेक्चर है ये हिंदी ग्रामर पर आधारित है। इससे हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी जहाँ पर हिंदी ग्रामर पूछा गया था। आप लोगों को ये ज्ञात होगा ही कि चाहे हिमाचल प्रदेश में कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, चाहे वो एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करी जाती है या फिर कोई जो बोर्ड अभी हमारा राज्य चयन आयोग बना है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, पुलिस होगा, पटवारी होगा, वहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कंपलसरी हैं ये। इसी के आधार में ये सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई गई है। इसके पार्ट्स पहले भी बन चुके हैं, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ साथ देखिए, आपको ये चीज़ बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स अब हिंदी ग्रामर के भी दिए जा रहे हैं। अगर आप इन हार्ड कॉपी नोट्स को परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप उन नोट्स को परचेज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। हार्ड कॉपी नोट्स हैं ये। इसमें आपको पूरा थ्योरी बेस्ड भी दिया गया है और जो हिमाचल प्रदेश में कोई भी परीक्षा हुई है जहाँ पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी दिया गया है। तो चलिए, खैर देख लेते हैं पहले प्रश्न को। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्लर दिखाई देगा, आपने मेरी आवाज़ पे फोकस करना है। जो भी मैं कहूँगा उसे आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर लेना अगर नहीं आता होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है 41। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। पहले ही कह रहा हूँ, थोड़ी सी जो ये क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है। जिसने भी मुझे सेंड किया था अच्छा स्तर नहीं था। अगर कभी आपको लगता है कि किसी प्रश्न पत्र को हल करना है तो आप थोड़े से फ़ोटो अच्छे भेजा करें, जिससे मैं अच्छे से आपके साथ उन्हें डिस्कस करूं, आपको भी अच्छे से दिखाई दे। मुझे तो वैसे समझ आ ही जाता है प्रश्न पत्र का ये जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मेरी आवाज़ पे फोकस करना है, आपने वीडियो के क्वेश्चन को नहीं देखने बैठना है, जो मैं कहूँगा उसको सुनना है आपने। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। विकल्प में है हिंदी, मराठी, उड़िया, नेपाली। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है हिंदी, मराठी और नेपाली की जो लिपि है ये देवनागरी है, परंतु जो उड़िया है, उड़िया की देवनागरी नहीं होगी। तो सही विकल्प क्या है यहाँ पर, सी, उड़िया। फिर अगला प्रश्न देखिए 42। इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है। यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक भाषा का रूप नहीं है, वो बताना है। विकल्प देखिए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संकेत भाषा या फिर काव्य भाषा। जब भी आप ये देखिए पढ़ते हो या डिस्कस करते हो, चर्चा करते हो, तो वहाँ पर मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा जो लिपि के तौर पर आपके समक्ष जो ये प्रश्न पत्र दिख रहा है ना, ये लिपि भाषा है। संकेत भाषा जो चिन्हों के द्वारा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो सी पे क्या किया है, टिक, इसी कहते हैं संकेतिक भाषा। परंतु जो काव्य भाषा होती है ये किसी भी आधार पे सही नहीं होगी, इसलिए काव्य भाषा होगा यहाँ पर विकल्प डी। काव्य भाषा नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए 43। क्या पूछा गया है इसमें, लेखन में प्रयुक्त चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं। लेखन में प्रयुक्त चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं। विकल्प में है शब्द, लिपि, वाक्य या फिर प्रत्यय। तो जो सही विकल्प होगा, लेखन में प्रयुक्त चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसे लिपि कहते हैं। एक और बात, यहाँ पर जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहा हूँ, ये बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की जाती है उसके आधार पर देता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी यहाँ पर उत्तर नहीं है, जो भी बोर्ड के द्वारा उत्तर दिया गया है वो आपके समक्ष डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, कहीं पर मुझे लगे कि गलत प्रश्न का उत्तर दिया गया है तो मैं आपको उसको बता भी दूंगा। बाकी जो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल ऑफिशियल आंसर की के आधार पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, प्रश्न संख्या 44। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन चुनिए। यहाँ पर आपको पता है ये अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको कई बार बताया है, तो यहाँ पर बताया गया था कि दिए गए विकल्पों में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। आपको पता है य, र, ल, व, ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है।
तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सीधा अगर आप जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पर विकल्प ए ये भी नहीं है, विकल्प बी और डी ये भी नहीं है, विकल्प सी जो है ये है अंतस्थ व्यंजन, सी सही विकल्प होगा। हिंदी ग्रामर की ना आप अब ढंग से तैयारी करिएगा, अन्यथा आप इसको बड़ा ही नॉर्मल समझ के तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मुश्किल हो सकता है। क्योंकि पहले पेपर में पास होने के लिए आपको कम से कम आपके कितने 50 में से 18 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब जाके आप नेक्स्ट पेपर के लिए जा सकते हो, अन्यथा आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक जो चाहे आप हिंदी ग्रामर चाहे इंग्लिश ग्रामर दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण और ईजी रहेगा क्रैक करने के लिए। तो हिंदी ग्रामर पे फोकस करिएगा। प्रश्न संख्या है 45। इसमें क्या पूछा गया है 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प है कृषाणु, विकल्प बी क्या है धूमकेतु, विकल्प सी जातवेद, विकल्प डी प्राहुण। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो वो होगा विकल्प डी प्राहुण। बाकी कृषाणु, धूमकेतु, जातवेद ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची स्वीकार किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 46। इसमें क्या पूछा गया है? तो 46 में पूछा गया है आपसे, शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इस परिभाषा के लेखक कौन हैं? ध्यान रखना है आपने, जब भी आप कहीं पर परिभाषाएं पढ़ते हैं, कोई प्रश्न पढ़ते हैं या फिर कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे लिपि के बारे में अगर आप पढ़ोगे, भाषा के बारे में कभी पढ़ोगे, समास के बारे में कभी पढ़ोगे, जहाँ पर किसी भी विद्वान की परिभाषा दी जाती है उसका आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। जैसे कि जो ये उपसर्ग की परिभाषा यहाँ पर पूछी गई है कि ये उपसर्ग की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, काफ़ी ये गंभीर प्रश्न मुझे लगा। पंडित कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई है ये परिभाषा। जो इनका जो पंडित कामता प्रसाद गुरु है ना, इनका जो व्याकरण ग्रंथ है काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए जो प्रश्नकर्ता थे इन्होंने वहीं डायरेक्ट उस जो इनका व्याकरण ग्रंथ है वहाँ से ये प्रश्न उठाया है। जिसने वो व्याकरण ग्रंथ पढ़ा होगा तो आप सही कर सकते हो, अन्यथा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता आपको ये क्रैक करने के लिए प्रश्न। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ इसकी गंभीरता को समझिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा किसका, पंडित कामता प्रसाद गुरु का। किशोरी लाल वाजपेयी नहीं थे, भोलानाथ तिवारी नहीं थे, उदय नारायण तिवारी नहीं थे। तो सही जो होगा विकल्प सी। यहाँ पर देखिए पंडित कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण, हिंदी व्याकरण के ग्रंथ पे काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो भोलानाथ तिवारी है इन्होंने किस पे ज़्यादा काम किया है, भाषा विज्ञान पे। किशोरीदास वाजपेयी ये भी इनका भी व्याकरण इत्यादि पे कार्य है। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। कहीं पर अगर इनका नाम आपको मिलता है तो उसको भी आप गंभीरता से पढ़ते रहिएगा। फिर अगला प्रश्न है 47। यहाँ पर क्या पूछा गया है 47 में, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा चुनिए। अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स हमारे लेते हो ना, वहाँ पर मैंने अच्छे से ये चीज़ें आपको डिस्क्राइब करी हैं, क्या होता है भाववाचक संज्ञा, क्या होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, सारी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं डिस्क्राइब करी हुई है। साथ में एक प्रश्न भी पूछे गए हैं जो पहले, उन्हें भी संकलित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये नोट्स आपके लिए अगर लेना चाहते हैं तो। आप जो नंबर है यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चलिए 76 500 17 294, 76 500 17 294। इस पर आप सीधे संपर्क करिए व्हाट्सएप के माध्यम से। कॉल इस पर नहीं होगी, आप व्हाट्सएप करोगे तो ईजिली आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, और जो नोट्स ग्रामर के लेना चाहते हो तो वो अब अवेलेबल है, आप इन्हें ले सकते हैं। आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे ये बाया पोस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो हम प्रश्न कहना चाह रहे हैं आपको। क्या प्रश्न था ये, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा चुनिए 47। विकल्प है यहाँ पर देव, अस्तित्व, राष्ट्र, विकल्प। तो 47 में जो सही विकल्प होगा क्या अस्तित्व, ये होगा आपका कैसा भाववाचक। अगला प्रश्न देखिए 48। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से नूतन शब्द का विलोमार्थी शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से नूतन शब्द का विलोमार्थी कौन सा होगा, वो छांटना है। विकल्प में है पुरातन,
अधुनातन, अर्बाचीन, नवीन। 48 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका पुरातन। जो नूतन का विलोम होगा तो वो होगा पुरातन। बाकी अधुनातन, अर्बाचीन, नवीन ये होंगे समानार्थी, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 49, इसमें क्या पूछा गया है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ी सी कम रफ्तार में पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर 3 डॉट होते हैं साइड में, वहाँ पर जाकर आप मेरी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं हल बता रहा हूँ क्या करना है। अगर लगता है कम रफ्तार में पढ़ा रहा हूँ तो आप रफ्तार बढ़ा सकते हो वीडियो की। तो मेरा तो पढ़ाने का यही अंदाज़ है, उस आधार पर पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको निचोड़ भी बता रहा हूँ कैसे आप अपने, अगर आपने फास्ट पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो। 49, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विकल्प में है क्रिया, सर्वनाम, काल, विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम। विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 50, इसमें क्या पूछा गया है, कंचन बरसना। कंचन बरसना मुहावरे का सही अर्थ। तो विकल्प क्या है यहाँ पर, बदल जाना, सचेत हो जाना, बहुत अधिक लाभ होना, भाग्य का दोष देना, भाग्य को दोष देना। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बहुत अधिक लाभ होना। कंचन बरसना, बहुत अधिक लाभ होना। इस तरह के जो मुहावरे हैं ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। बाकी देखिए लगभग 10 प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किए। ध्यानपूर्वक देखोगे तो भविष्य की कोई भी परीक्षा क्यों ना होगी, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर होगा। ठीक है, बाकी अगर व्हाट्सएप इत्यादि के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, PDF वहाँ पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।